चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ जो हम सब हिस्ट्री की कक्षा में लगातार आगे बढ़ रहे थे, उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाना है। और ये हमारा हिस्ट्री के चैप्टर दूसरा, समाजवाद एवं साम्यवाद का पार्ट दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने समझाने का आपको प्रयास किए थे कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, और इसके लिए हम कहानियां आपको एक सुनाए थे कि जैसे यूरोप महादेश में पहले पूर्ण जागरण काल हुआ, पूर्ण जागरण काल के बाद वहां औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति में ही वहां उद्योग के पीछे लोग भागना शुरू कर देते हैं और समाज में दो वर्गों का विभाजन हो जाता है। अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में दो वर्ग बनते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग में शामिल वो लोग होंगे जिनके पास पैसा है और उस पैसे से वो फैक्ट्री खोलेंगे। ठीक है, उस पैसे से वो फैक्ट्री खोलेंगे और फैक्ट्री में जो लोग काम करने जाएंगे वो मजदूर वर्ग कहलाएंगे। इसी प्रकार हम सब आपको समझाए थे कि औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में दो वर्ग बट गया। जिसके पास पैसा वो फैक्ट्री खोलेगा, जिसके पास पैसा नहीं उस फैक्ट्री में जाके काम करेगा। पैसा वाले लोग को पूंजीपति वर्ग लोग, मजदूर को मजदूर वर्ग के लोग। ठीक है, मजदूर वर्ग का शोषण होना शुरू हो जाता है क्योंकि मजदूरों का अत्याचार होता है। किसके द्वारा? फैक्ट्री के मालिक द्वारा, अर्थात पूंजीपति वर्ग के द्वारा। जब मजदूरों पर लगातार अत्याचार होते जाता है, अत्याचार होते जाता है, तो उससे ऊब जाते हैं और वहीं से उस मजदूर वर्ग में समाज में बराबर अधिकार पाने के लिए एक विचार की भावनाएं उत्पन्न होती है, उसे ही समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, और ये भावना हमने बताया था आपको कि ये भावना खुद से उत्पन्न नहीं होता, इसमें भी कुछ व्यक्ति लोग शामिल हैं जो समाजवाद की भावना को बढ़ाने या प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। जैसे हम उसमें आपको बताए थे क्या, उसमें हम आपको बताए थे क्या कि एक था जो कार्ल मार्क्स के पहले, जैसे ये विचारक हो गए, किसका? समाजवाद के विचारक, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स। उसमें हम सेंट साइमन अर्थात कार्ल मार्क्स के पहले जितने भी समाजवाद के जो भावना दी है, इसे यूटोपियन समाजवाद बोले थे। यूटोपियन समाजवाद बोलते हैं। और कार्ल मार्क्स के बाद जो भी भावनाएं आया उसको वैज्ञानिक समाजवाद बोले थे, उसको हम सब वैज्ञानिक समाजवाद बोले थे। ठीक है, इस तरीके से समाजवाद को भी हमने दो भागों में बांट दिया था। जो इससे पहले यूटोपियन समाजवाद है, इसके बारे में हमने पार्ट वन वीडियो में ही सेंट साइमन के विचार, फॉरियर के विचार, लुई ब्ला के विचार और रॉबर्ट ओवेन के विचार, इन सभी विचारों का महत्वपूर्ण चर्च कर चुके थे। और आज की कक्षा में हम स्पेशल फोकस कार्ल मार्क्स पे करेंगे और कुछ एंगेल्स के विचारों का भी प्रभाव का वर्णन करेंगे। चलिए, तो हमारी आज की कक्षा स्पेशल कार्ल मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो पार्ट 2 कार्ल मार्क्स। उम्मीद रखते हैं कि पार्ट 3 या पार्ट 4 आते आते ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, ये चैप्टर भी निपट जाएगा। ठीक है, तो बहुत स्पीड अच्छे तरीके से क्लास लेकर के चले जाएंगे। ये रहे हमें कार्ल मार्क्स। तो आज की कक्षा की शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं कि कार्ल मार्क्स के बाद वाले जो विचारक थे उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। और समाजवाद में एक बात याद रखिएगा, हमेशा सबसे ज्यादा योगदान निभाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो कार्ल मार्क्स ही है, जो सबसे ज्यादा इनका योगदान रहा है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स जो है वो 1818 से 1883 ईस्वी तक, अर्थात इनके जन्म 1818 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में। सबसे पहला प्रश्न बिहार बोर्ड दागता यही है कि कार्ल मार्क्स के जीवनी का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के जीवनी का वर्णन करें तो जीवनी में सबसे पहले हमें उसका जन्म, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी पूरी परिचय, वो कहाँ पढ़ाई किए, क्या किए, उनके पूरी बारे में लिखना होता है। तो ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म सबसे पहला चीज, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ। देखिए, याद रखना काफी आसान होगा। कार्ल मार्क्स 1818
स्मॉल डेट 5 मई अगर नहीं भी याद है तो 1818 तो याद रहेगा ही रहेगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में कहाँ हुआ, किस देश में, तो वह जर्मनी के थे, जर्मनी के थे। और जर्मनी के राइन प्रांत आप सुने हैं, क्योंकि अगर जर्मनी का एकीकरण पढ़े होंगे तो जर्मनी का राइन प्रांत तो अवश्य ही आप सब लोग सुने होंगे। तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से दागेगा बबुआ, एकदम निश्चित है। पहला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ, जर्मनी में हुआ। कौन से प्रांत में हुआ, राइन प्रांत में हुआ। कौन से नगर में हुआ, ट्रिगर नगर में हुआ। कौन से नगर में हुआ, ट्रियर नगर में हुआ। ठीक है, फिर प्रश्न दाग देगा आपसे, कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, हेनरी मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स थे, जो कि एक पेशे से क्या थे, वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे, तो पेशे से वकील थे। उनका जन्म किस धर्म में हुआ, तो ईसाई धर्म में हुआ। अर्थात कार्ल मार्क्स के जन्म किस धर्म में हुए, तो ईसाई धर्म में हुआ। ठीक है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव एकदम 6, 7, 8 वो एकदम कंप्लीट कर चुके हैं, तुम सबको भी याद करना। अब ये सुन लेंगे 2 मिनट में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में किस देश में, जर्मनी में। कौन से प्रांत में, कौन से प्रांत में, तो राइन प्रांत में। कौन से नगर, ट्रियर नगर। इनके पिता कौन थे, हेनरी मार्क्स। पिता पेशे से क्या थे, वकील थे। इनके पिता कौन, मतलब ये कौन से धर्म से थे, ईसाई धर्म से। मामला निपट गया। ई हुआ क्या, ई क्या हुआ, परिचय। किसका, हमारा परिचय नहीं, कार्ल मार्क्स का परिचय, कार्ल मार्क्स का परिचय। आप सब लोग अपने आंख को बंद कीजिए और बंद करने के बाद इसको रिपीट कीजिए 1-2 बार, एकदम धनाक से दिमाग में लोड हो जाएगा, डाउनलोड की तरह एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इनका परिचय ये था, कार्ल मार्क्स के ये थे परिचय थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स से प्रश्न पूछता ही है बबुआ। अब आ जाइए इनकी शिक्षा की बात कर ले, तो इनकी पढ़ाई लिखाई किनकी, कार्ल मार्क्स की। तो ये पढ़ाई कहाँ की है, बोन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। कार्ल मार्क्स अपनी पढ़ाई कहाँ किए थे, बोन विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे। देखिए 1836, इनका जन्म किसको याद है, 5 मई। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818। 18 जिसको याद होगा वो एकदम ठाठ से बोलेगा। 5 मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ। हम लपेट के वो बोल देगा। ठीक है, उनकी पढ़ाई बोन विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुआ। वो भी किस चीज का, विधि। विधि बोले तो कानून, अर्थात वकील बने थे, क्योंकि बाबूजी वकील तो बेटो वकील। ये तो सिद्धांत ऐसे है। ये क्या कहते हो, जिसके घर में शिक्षित लोग उसी के घर में शिक्षित जन भी लेते हैं। तो ये भी विधि के पढ़ाई अर्थात कानून के ही पढ़ाई किए थे। उसके बाद 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय गए, मतलब ब से बोन, ब से बर्लिन। पहले बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किए, फिर उसके बाद बोन विश्वविद्यालय चले गए, जहां वे हिगेल एक व्यक्ति है, जैसे कार्ल मार्क्स के बाद वाला जो विचारक है, तो वो हिगेल से मिला और हिगेल के विचार से काफी प्रभावित हुए। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान रखना कि 1818 नहीं 1836 ईस्वी में जब वह बर्लिन में विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के लिए गए, तो वहां एक व्यक्ति उसको मिला, हिगेल, जिनके विचार से वो काफी प्रभावित थे, जिनके विचार से वो प्रभावित थे। उन्होंने मॉन्टेक्यू और रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया। मतलब जब अगर वो जीवनी किनके पढ़े, तो रूसो का जीवनी पढ़े, मॉन्टेक्यू का जीवनी पढ़े थे। कौन पढ़े थे, कार्ल मार्क्स पढ़े थे। कार्ल मार्क्स पढ़े थे, किनकी जीवनी, मॉन्टेग्यू और रूसो का जीवनी पढ़े थे। ठीक है, ये उनकी क्या हो गई, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन था। चलिए, व्यक्तिगत जीवन उनका क्या था, वो खुद क्या मानते थे अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो उनके व्यक्तिगत 1843 में उन्होंने जेनी से विवाह किया। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का विवाह जेनी से हुआ। मतलब हम फिर से रिपीट कर दें प्यारे बच्चे कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ। कार्ल मार्क्स 1836 ईस्वी में हिगेल से मिलते हैं, बर्लिन विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान मिलते हैं। 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का विवाह बचपन के मित्र जेनी से होता है, बचपन के मित्र जेनी से होता है। 1 साल के बाद 44 में वह पेरिस के फ्रीडरिक एंगेल्स से मुलाकात हुई। मतलब 43 के विवाह के बाद उसकी मुलाकात 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई। क्यों, क्योंकि कार्ल मार्क्स समाजवाद के विचारक थे और कार्ल मार्क्स के बाद भी थे। तो फ्रेडरिक एंगेल्स को नाम हम आपको पार्ट 1 वीडियो में याद करवाएं। पानी वाला बोतल लाइएगा तो याद करवाएं। तो फ्रेडरिक एंगेल्स से मुलाकात हुई, जिससे उनकी गहरी मित्रता बनी रही। मतलब फ्रेडरिक एंगेल्स से उनकी गहरी मित्रता क्या हुई, बनी रही, गहरी मित्रता बनी रही। आइए, उनका राजनीतिक एवं बौद्धिक योगदान में कौन कौन थे, राजनीतिक एवं बौद्धिक योगदान में कौन कौन थे। तो जो देख लीजिए कि राजनीतिक में कौन कौन थे,
आइए, तो इसकी राजनीतिक की बात करें तो 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जो आधुनिक समाजवाद की नींव मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा, प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा और हमको याद कैसे रखना। साम्यवादी घोषणा पत्र जारी कौन किया? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों मिल करके, हेड्रिक एंगेल्स जो थे, कार्ल मार्क्स और हेड्रिक एंगेल्स साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया जो कि आधुनिक समाजवाद की वहीं से नींव पड़ी। फिर देखिए 1867 ईस्वी में मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल, ई वाला एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम अभी से भी आई दिमाग में बैठा लो कि एकदम बिहार बोर्ड 2026 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न छपेगा कि दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक है, कब किया? 1867 ईस्वी में किया, प्रकाशित हुए, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। प्रश्न यहां तीन तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल पुस्तक को। दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशित किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशित कार्ल मार्क्स ने कब किया? तो 1867 ईस्वी में किया। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने। कब किया? 1848 ईस्वी में प्रकाशित किया, जो कि पहले आधुनिक समाजवाद की वहीं से नींव पड़ी। और समाजवादियों का बाइबिल अगर पूछ दे तो दास कैपिटल। कब? 1867। किसने लिखा? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो इस तरीके से हम कार्ल मार्क्स के लिखेंगे। इनके विचार क्या था? कार्ल मार्क्स के विचार क्या था? तो श्रमिक वर्ग के अधिकार पर बल देना, अर्थात जो लोग, हम पहले ही बोले कि फैक्ट्री खुला, औद्योगिकरण हुआ, तो एक पूंजीपति वर्ग बन गया और दूसर का लोग, एक पूंजीपति वर्ग बन गया और दूसर का लोग श्रमिक वर्ग अर्थात मजदूर वर्ग बन गए। ठीक है, अब मजदूर वर्ग का काम था फैक्ट्री में जाके काम करना, तो यहाँ पे जो समाजवाद के लोग क्या करेंगे? तो मजदूर वर्ग पर अधिकतर बल देंगे। फिर दूसरा, पूंजीवाद की आलोचना करेंगे। पूंजीवाद की आलोचना मतलब कि जब मजदूर के सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो जो लोग फैक्ट्री खोला है, जो पूंजीपति लोग हैं, उसकी आलोचना, उसकी बुराइयां करेंगे, तो उसकी आलोचना करते थे। फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी इन्होंने दिया और ऐतिहासिक भौतिकवाद का भी सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। देखिए इससे प्रभाव क्या पड़ा, इससे क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, जो देखिए, तो कार्ल मार्क्स ने उन महान विचारकों में से एक है जिन्होंने इतिहास की धारा का व्यापक रूप से प्रभावित किया। उनके विचारों ने दुनिया भर के समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन का प्रेरणा किया। तो ये हमारे कार्ल मार्क्स के परिचय हो गए। ये हमारा क्या हो गया? कार्ल मार्क्स के परिचय हो गया। ठीक है, अगर इस परिचय को अगर अपने खुद से लिखना हो प्यारे बच्चे, तो हम कैसे लिखेंगे? ये परिचय को अगर खुद से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो आइए और हमारे साथ 2 मिनट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 2 मिनट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहां लिख देंगे कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स, तो सबसे पहले इसका जन्म, तो इसका जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी में। जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। इसके पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्क, जो कि पेशे से क्या थे? वकील थे। इनकी पहले कानून की पढ़ाई बोन विश्वविद्यालय में हुआ। उसके बाद 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई। ठीक है, फिर उसके बाद 1843 ईस्वी में बचपन की मित्र जेनी से इनका विवाह हुआ। विवाह के एक साथ बाद 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स को हिगेल से मुलाकात होती है, फ्रेडरिक हिगेल्स से मुलाकात होती है और इसके विचार से भी यह प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स और हेनरिक हिगेल्स ने मिल करके साम्यवादी घोषणा पत्र क्या प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद की नींव पड़ी।
फिर 1867 ईस्वी में एक पुस्तक 1867 ईस्वी में दास कैपिटल 1867 ईस्वी में दास कैपिटल एक पुस्तक लिखी, ठीक है, जिसे जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया, साम्यवादियों का बाइबिल कहा गया। और भी इनके बहुत सारे सिद्धांत भी थे, थे, जैसे क्या सिद्धांत थे? श्रमिक वर्ग पर ध्यान देना और साथ में जो पूंजीपति वर्ग लोगों की आलोचना करना, ये सब सभी थे। इनके निष्कर्ष अगर हम निकाले तो यही निकालेंगे कि कार्ल मार्क्स जो विश्व में समाजवादी का नींव डाले थे और इनके द्वारा ही प्रेरणा मिला था समाजवादियों को बढ़ावा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक इतना हमने लमसम चीजों की पढ़ाई किया। तो अब एक बात बताइए, अगर परिचय पूछ देगा तो क्या कॉपी में आप 8 लाइन नहीं लिख सकते हैं इससे? अगर इतना याद है तो 8 लाइन तो कलम चलिए न जाएगा। तो परिचय इसका हमें क्या हुआ, ध्यान हुआ। चलिए देखिए, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत भी था, जो कि 5 गो इनके सिद्धांत थे। कार्ल मार्क्स के 5 गो क्या थे? सिद्धांत थे। जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास के भौतिकवाद की व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ये कार्ल मार्क्स के क्या थे? सिद्धांत थे। इसके देखिए, भौतिकवाद का सिद्धांत सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कि क्या था। देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसके बारे में क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स इसके बारे में क्या कहें? तो कार्ल मार्क्स ने इतिहास के भौतिकवाद व्याख्या प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए चल रहे 2 वर्गों के संघर्ष की प्रतिक्रिया थी। ये बात सही है, क्योंकि एक तरफ थे पूंजीपति वर्ग के लोग और दूसरी तरफ थे मजदूर लोग, ठीक है। प्रत्येक ऐतिहासिक परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्ति होती है। बात सही है, क्योंकि समाज को 2 भागों में बांटा कौन था? समाज के 2 भागों में बांटने का काम पैसा ही किया था, क्योंकि जिसके पास पैसा था वो पूंजीपति वर्ग बना और जिसके पास पैसा नहीं था वो मजदूर वर्ग बना, ठीक है। तो आर्थिक शक्ति ही उसको 2 भागों में बांटता है, ठीक है ना। और उत्पादन प्रणाली में बदलाव के साथ सामाजिक संगठन भी बदल जाता है, ये तो निश्चित है। जिस तरीके की वस्तुएं का उत्पादन होगा उस तरीके की सामाजिक संगठन भी बनेगा। जैसे पहले अभी टी शर्ट वगैरह कम आता था तो लोग शर्ट पहना के शर्ट सिवा के पहनते थे, लेकिन अब शर्ट सिलावे के आवश्यकता नहीं, एक से एक शर्ट और टी शर्ट आ रहा है। तो जब उत्पादन हो रहा है तो सामाजिक संगठन का क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। उसी प्रकार जितने भी चीजों का उत्पादन होता गया, सामाजिक संगठन में लगातार बदलाव होते चले गए, देखिए, मार्क्स के अनुसार अर्थात कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 गो चरण था। कार्ल मार्क्स के अनुसार चरण कितने थे? 6 चरण थे। देखिए कौन कौन से चरण, इसके देखिए, इस पे अच्छे तरीके से हम आपको चर्च करने वाले हैं कि कार्ल मार्क्स के चरण कितने थे? 6 थे। एक था आदिम साम्यवादी युग। इसमें क्या होता था? इसमें कार्ल मार्क्स ने इसको 6 चरण में बांटा है। कितने चरण में बांटा? 6 चरण में। जो कि सबसे पहला आदिम साम्यवादी युग में क्या था कि कोई निजी संपत्ति नहीं थी। इनका कहना था कि जिस समय आदिम साम्यवादी युग चल रहा था, उस समय कोई भी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं था, मतलब संपत्ति रखने की कोई आवश्यकता नहीं था। उस समय जो भी चीज है उस पर सभ्य के अधिकार था। ये कौन सी युग में था? आदिम साम्यवादी युग में। दूसरा, साधनों पर भी सभी समान का अधिकार था, मतलब जितने भी साधन है उस पर सब व्यक्ति का अधिकार था, किसी एक व्यक्ति का अधिकार स्पेशल नहीं था। तो साधनों पर सभी व्यक्ति का अधिकार था। ये आदिम साम्यवादी युग में ऐसा हुआ, आदिम साम्यवादी युग में हुआ। दूसरे पॉइंट था दासता का युग। पहला आदिम वाला में तो कोई भी समान निजी नहीं रखेगा। दूसरी चीज, कोई भी संसाधन होंगे उस पर सबका अधिकार होगा। दूसरी पॉइंट्स, दासता का युग में क्या कहा गया कि समाज में स्वामी और दास का भेद उत्पन्न हुआ। ये दासता युग में, क्योंकि स्वामी बन गया और दास बन गया। जिसके पास ज्यादा संपत्ति वो स्वामी कहलाने लगे और जिसके पास कम संपत्ति वो दास अर्थात उसके यहाँ मजदूर कहलाने लगे। ये कौन से युग में आया? तो दासता युग में आया, ठीक है। उत्पादन का नियंत्रण शासक और
साम्राज्यों के पास होने लगा। अब एक बात बताइए, अगर उत्पादन का नियंत्रण शासक रखेगा और साम्राज्य के पास रहेंगे, तब फिर से तो दास बनिए जाएगा, मजदूर बनिए जाएगा। फोन आया था तो रुक गया होगा वीडियो, अभी तक चल रहा। अच्छा हाँ, क्योंकि आने वाले थे फोन के लिए। अच्छा, आने दीजिए, चलने दीजिए, इसी टॉपिक्स पे रोकेंगे क्योंकि कार्ल मार्क्स के। हाँ चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काम था इसी वजह से। चलिए तीसरे पॉइंट्स क्या कह रहा, सामंत युग, सामंत में जमींदार और किसान के बीच संघर्ष होने लगा। सामंत में जमींदार और किसान के बीच संघर्ष